अबाउट द ग्लाइकोमिक्स। अच्छा, ग्लाइकोमिक्स क्या होता है? ग्लाइकोमिक्स को हम ग्लाइकोबायोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि लफ्ज़ को किसी भी वर्ड को आप ब्रेक कर लें तो उसके मीनिंग्स को समझने के लिए ना आसानी हो जाती है। अच्छा, ग्लाइकोमिक्स में देखिए एक तरफ आ रहा है ग्लाई मीन ग्लाइकन्स के बारे में इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं। कौन से ग्लाइकन्स के? इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसे हम ग्लाइकोमिक्स बोलते हैं या ग्लाइकोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या होती है ग्लाइकोमिक्स? ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हमने पिछले लेक्चर में उसको डिटेल से सबको रीड किया था। इसमें हमने क्या करना, उन ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोमिक्स बोलते हैं। इस स्लाइड में कौन सी डेफिनेशन लिखी है? उसने कहा है कि किसी सेल या स्ट्रक्चर के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करना, और वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होंगे या लिपिड के साथ अटैच होंगे। तो इट्स मीन वो जब प्रोटीन या लिपिड के साथ अटैच होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स बन जाएंगे या ग्लाइको प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो जब ये वाले ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं, उसको हम ग्लाइकोमिक्स बोलते हैं या ग्लाइको बायोलॉजी बोलते हैं। इसकी समझ आ गई? अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्लाइकोमिक्स में हम ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को ही क्यों स्टडी करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखें, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, ये हमारी फर्दर स्लाइड्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए कि एक तो ये इम्पोर्टेंट इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा सेल टू सेल इंट्रैक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं, फिर सेल डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, फिर टिश्यू डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये किस तरह होते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उसको रीड करेंगे। बस इसकी इंपॉर्टेंस में ये याद रखना है कि इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये सेल इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल के डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यू डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा सिग्नल्स में इनका फंक्शंस होता है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही क्यों अटैच होते हैं लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ। सेकंड, वो हमसे कहता है कि लिपिड और प्रोटीन को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल। आपने ये याद रखना है, जस्ट कार्बोहाइड्रेट को नेचर ने सिलेक्ट किया इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन के साथ क्यों अटैच होता है? क्योंकि जब ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे, वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड किया था। और वाई कार्बोहाइड्रेट आर एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल्स, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में रीड करते हैं। अच्छा देखिए, आपके पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वो तो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और अमाइनो एसिड मैमल्स की बॉडी में कितने होते हैं? 20। तो आप देखें कि अमाइनो एसिड से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? लिमिटेड कॉम्बिनेशन बनेंगे, इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकते। आपने वो जेनेटिक कोड में भी डिस्कस किया होगा, अगर आपको याद हो, एफएससी की बायोलॉजी की पार्ट 2 की बुक। तो इससे तो 20 अमाइनो एसिड बनेंगे और उनसे बनने वाले कॉम्बिनेशन जो हो गए वो भी स्मॉल हो गए। सो इस वजह से प्रोटीन को तो सिलेक्ट नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि फिर न्यूक्लिक एसिड को कर लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में देखें 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब उनसे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो भी क्या होंगे? बिल्कुल ही कम होंगे, लिमिटेड होंगे। तो नेचर ने उसको भी सिलेक्ट नहीं किया। नेचर ने फिर कार्बोहाइड्रेट को ही क्यों सिलेक्ट किया? देखें, कार्बोहाइड्रेट में अगर हम पहली क्लास उस मोनोसैकेराइड में चले जाएं तो उसको हम 2 क्लासेस पे हम ना उसकी डिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन नंबर की बेस पे, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम उसे ना क्लासीफाई करते हैं। जो मोनोसैकेराइड है उसमें देखिए 3 to 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रोज, ट्रायोजेज होते हैं, टेट्रोजेज होते हैं, पेंटोजेज होते हैं, हेक्सोजेज होते हैं, हेप्टोजेज होते हैं। और उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप भी 2 तरह के आ गए। कौन कौन से? एल्डो जो आ गया, और कौन सा आ गया? कीटोनिक ग्रुप आ गया। तो उस वजह से भी उसमें वैराइटीज़ आ गई। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद इसमें एटम्स के अरेंजमेंट की बुनियाद पर भी इसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है। कुछ होते हैं अल्फा ग्लूकोज और कुछ होते हैं बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर्स ही होते हैं इस तरह की, लेकिन नीचे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और बीटा में क्या होता है? यही OH ग्रुप ऊपर चला जाता है। तो बीटा की बुनियाद पर, उसकी बुनियाद पर भी ये क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। फिर अभी हमने देखा था कि ग्लाइकन्स के साथ जब अमाइनो शुगर्स आकर अटैच हो जाते थे, जब गैक्स में हमने देखा था, तो इसमें सल्फेटेड ग्रुप भी आ जाते हैं। तो देखें कितनी वैराइटीज़ इसमें आ जाती है, और इन्हीं वैराइटीज़ की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बिलियंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट को नेचर ने सेलेक्ट किया है एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल। अब एक और बात कि कार्बोहाइड्रेट दूसरे के साथ लिंक होते हैं, या तो 1 2, 1 3, 1 4। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ना ये टाइप्स होती है कि उसका पहला पार्ट, इसका दूसरा, इसका पहला, उसका तीसरा, और इसका दूसरा और उसका तीसरा। तो इस तरह ना डिफरेंट लिंकेजेस होती हैं, वो आपने कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड के अंदर रीड किया होगा। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ की समझ आ गई।
कि इसमें एक तो लिंकेज डिफरेंट है, एक कार्बन की बेस में इनमें वैराइटीज़ है, एक इनमें अरेंजमेंट की बेस पे वैराइटीज़ है, एक इसमें सल्फेट ग्रुप की बेस पे टाइप वैराइटीज़ है। तो इसमें बहुत सारी इसमें वैराइटीज़ आ जाती हैं और इसी वजह से ये बिलियंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस बनाती हैं और उन्हें बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल। तो इसकी आई थिंक समझ आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट को नेचर ने क्यों सेलेक्ट किया और क्यों लिपिड और प्रोटीन्स को सेलेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये सारी वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया कि कार्बन एटम के बेस पे। अच्छा, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो लिंकेज प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसिडिक का, वो 1,4 होता है। अल्फा 1,4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो लीस्ट होता है वो 1,3 होता है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्टिन्स क्या होते हैं। अभी हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब उस इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के लिए जो नेचर ने एक मॉलिक्यूल बनाया था उसे हम बोलते हैं लैक्टिन्स। लैक्टिन्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो कार्बोहाइड्रेट लेके आ रहा है उसको इनकोड करना होता है। ये जो लैक्टिन्स होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये एक बात आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इनका काम क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, इनकोड करना है। और ये ना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ बड़ी हाई अफिनिटी के साथ और स्पेसिफिक भी होते हैं अपने नेचर में। तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं लैक्टिन्स की, एक ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, दूसरा इन्होंने इंफॉर्मेशन को इनकोड करना होता है, थर्ड ये कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करते हैं विद हाई स्पेसिफिसिटी, और थर्ड कि हाई अफिनिटी के साथ, मॉडरेट से हाई टू हाई अफिनिटी के साथ उसके साथ कंबाइन होते हैं। ये समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पर ना लैक्टिन्स की 3 टाइप्स आगे फिर भी आएंगी, लेकिन मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। एक लैक्टिन की कैसी टाइप होती है जिन्हें हम बोलते हैं इंटेग्रिन प्रोटीन। अब ये इंटेग्रिन प्रोटीन क्या होती है? वो प्रोटीन जो सेल की एडहेरेंस में, सेल के साथ जोड़ने के लिए और सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं इंटेग्रिन प्रोटीन। क्या होती है इंटेग्रिन? कि इंटेग्रिन भी लैक्टिन प्रोटीन की ही एक टाइप होती है, लेकिन ये कौन सी प्रोटीन होती है? ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो किस में इन्वॉल्व होती हैं? सेल के एडहेशन में और सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। ये आगे जाएगा मीन सरफेस, सेल की सरफेस पे जाकर अटैच करवा देगी ये चीज़। इसकी भी समझ आ गई कि इंटेग्रिन क्या होती है। इसी तरह एक और प्रोटीन की हम टाइप पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिन्स। ये भी लैक्टिन की ही टाइप है, लेकिन ये क्या काम करवाती है? इसका काम भी बिल्कुल इंटेग्रिन वाला होता है, लेकिन ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। जो इंटेग्रिन थी वो स्पेसिफिक नहीं है, उसका काम तो ये है कि उन्होंने जाके सेल की सरफेस पे क्या करवानी है, एडहेशन करवानी है, या ब्लड वेसल की सरफेस पे एडहेशन करवानी है। वो हम नेक्स्ट में देखेंगे किस तरह एडहेशन करवाएंगे। लेकिन जो पी सेलेक्टिन्स होती है ना हमारे पास, सेलेक्टिन्स वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। वो कब अपीयर होती हैं? जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई इंजर्ड इंसान हो जाता है या कोई वाउंड आ जाता है, तब वो अपीयर होती हैं और तब वो सेल की एडहेशन में और मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। आई थिंक इसके बारे में क्लियर हो गया। लैक्टिन्स क्या है? वो प्रोटीन्स हैं जिन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको क्या करना है, उसने इनकोड करना है। ये हाई स्पेसिफिक होती है, हाई एफिनिटी के साथ कंबाइन करती हैं। और इसके आगे दो टाइप्स है, एक कौन सी इंटेग्रिन जिनका जो स्पेसिफिक नहीं होती, उन्होंने सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं और सेल को अटैचमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। दूसरा लैक्टिन्स, सेलेक्टिन्स क्या होती हैं? ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कब अराइज होती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन या वाउंड आता है और ये उस वक्त कहाँ पर इन्वॉल्व होती है? सेल के एडहेशन में या सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर इसमें देखें, इस डायग्राम में दिखाया भी गया है, ये इंटेग्रिन वो प्रोटीन है जिसने एडहेशन करवानी है। ठीक है, ये बाकी सारी इसके बारे में बताई गई, ये इसकी ना नेक्स्ट अगली स्लाइड्स में जाकर समझ आएगी। अब देखें लैक्टिन्स का रोल कहाँ कहाँ पर है, इसकी सिग्निफिकेंस। सबसे पहले बताता है कि प्लाज्मा में हार्मोन की कंसंट्रेशन को ये मेंटेन रखते हैं। अब किस तरह कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, सबसे पहले इसको देखें, मैंने ये स्लाइड खुद बनाई है। देखें इसमें क्या है कि हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो दो हार्मोन रिलीज करता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा कौन सा है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सरफेस के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है और उस कार्बोहाइड्रेट के पास है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, इसने ना लिवर जो है उसने क्या करना होता है? डिग्रेडेशन करनी होती है। अब वो डिग्रेड किस तरह करेगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को किस तरह लो करेगा? अब ये देखें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सरफेस पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एंड पे, उस कार्बोहाइड्रेट के एंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाएगा। कौन सा सीक्वेंस? एन एसिटाइल ग्लैक्टोज 4 सल्फेट बीटा 1,4 एन एसिटाइल ग्लूकोज। ये वाला स्पेसिफिक सीक्वेंस जब उसे मिलेगा, किसके एंड पे होगा? उस कार्बोहाइड्रेट पर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। किसकी सरफेस के ऊपर? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अच्छा, अगर ये इसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब क्या होगा? हमारे पास ये है हमारा लीवर।
ठीक है। इस लीवर के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। इसके ऊपर लेक्टिन्स के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। रिसेप्टर के ऊपर क्या होते हैं? लेक्टिन्स के मॉलिक्यूल। लेक्टिन्स अब देखते हैं कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस आ रहा है, ये क्या करता है? उस हार्मोन्स को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या करता है? उस हार्मोन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और उसे किधर ले जाएगा? लीवर के अंदर, और वहाँ उसकी डिग्रेडेशन करवा देगा। जब तक उसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती तब तक वो उस हार्मोन को क्या करता रहेगा? डिग्रेड करवाता रहेगा। तो क्या फिर जो हार्मोन उसके अंदर प्रेजेंट होगा उसकी तो अमाउंट लो हो जाएगी? नहीं, याद रखना है आपने, जो लेक्टिन्स होते हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। जब तक एक सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन हार्मोन की रहेगी तब तक लेक्टिन कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। लेक्टिन्स तब रिस्पॉन्स शो करेंगे जब प्लाज्मा के अंदर हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्या होगा कि हार्मोन के एंड पे ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। उससे रिसेप्टर जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? लीवर्स पर होते हैं। वो क्या करेंगे? उन हार्मोन्स को लेंगे, लीवर के अंदर ले आएंगे और उसकी डिग्रेडेशन करवा देंगे, और तब तक करवाएंगे जब तक उसकी सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज था। खैर, अब इस स्लाइड को देखें। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इनके एंड पे ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट क्या होता है? लिवर के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर वो क्या करवाते हैं? उसकी डिग्रेडेशन, और इस तरह क्या करवा देते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो हार्मोन की कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। ये सारा अगर आप पढ़ के देखें ना, बिल्कुल वही बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें हमारे पास क्या आ जाता है। इसमें भी वो बताता है कि अगर लैक्टिन्स जो हैं वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो इसमें क्या वो दूसरा बिल्कुल ही हार्मोन को डिग्रेड कर देंगे? नहीं, ये लैक्टिन्स जो हैं उस वक़्त रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जब उसकी सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन होगी। लेकिन सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा मिकदार में होंगे, तब लैक्टिन्स एक्टिवेट होंगे और डिग्रेडेशन करवाएँगे थ्रू द लिवर्स, और लिवर्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं? हेपेटोसाइट्स। नेक्स्ट देखें, वो कहते हैं कि ये वही बातें हैं, आप देखें। नेक्स्ट, अगर अब नेक्स्ट देखें, अगर हम चाहते हैं कि एक हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन को हम हाई करना चाहते हैं, इधर भाई लीवर के ऊपर पेट्रोसाइड बैठे हैं वो डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, तो उस वक्त क्या करेगा? अब हार्मोन तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए, सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन में चाहिए। तो याद रखें, उस वक्त नेचर ने क्या किया होता है कि उन कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी, या उन हार्मोन जिनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखना है, उसके ऊपर क्या अटैच होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, उनके एंड पे आएगा ये सियालिक एसिड, उनके एंड पर आएगा। इस सियालिक एसिड को हम बोलते हैं न्यूरामिनिक एसिड। न्यूरेमिनिक एसिड हम इसे बोलते हैं, न्यूरेमिनिक एसिड। इसमें 9 कार्बन होते हैं और इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जिसके एंड पर सियालिक ग्रुप आ जाएगा, जिन कार्बोहाइड्रेट्स के एंड पर, लेक्टिन्स उनको कुछ भी नहीं करेंगे। ये समझ आ गया? स्लाइड पर रीड करके देखें। द रेजिड्यू सियालिक एसिड इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द ओलिगोसैकेराइड चेन्स ऑफ मैनी प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो सियालिक एसिड है ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा प्रोटीन को, कि उस किससे प्रोटेक्ट करेगा? कि लीवर उसको अब अपटेक भी ना करे, ना ही उसे डिग्रेड करे। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं, सियालिक एसिड के अलावा भी एक और भी सीरोप्लाज्मिन होते हैं, ये कॉपर कंटेनिंग सीरम ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये भी क्या करती है कि जब ये भी एंड में प्रेजेंट होगी तब भी लीवर उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये भी समझ आ गई। अच्छा, अब वो हार्मोन जो कि सेव हो जाते हैं लैक्टिन से, किसकी वजह से? क्योंकि सियालिक एसिड एंड पर आ गया। तो उन हार्मोन्स को, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एसियालो प्रोटीन। तो प्रोटीन दैट डू नॉट रिकॉग्नाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द सियालिक एसिड मीन दिस प्रोटीन विल बी सेव फ्रॉम द लैक्टिन्स। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसियालो प्रोटीन्स। इसकी भी समझ आ गई? सिंपल सा है। प्रोटीन्स ने क्या करना? हार्मोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। हार्मोन की कंसंट्रेशन को किस तरह मेंटेन करेगा? लैक्टिन्स ने करना होता है, सॉरी, लैक्टिन्स क्या करेंगे? हार्मोन की कंसंट्रेशन को करेंगे। उसके लिए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का एंड पर स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाएगा। अगर उसकी सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन होगी, सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, तो फिर क्या करेंगे? उसे रिस्पॉन्ड करेंगे, डिग्रेडेशन करवाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके एंड पर क्या आ जाएगा? सियालिक एसिड आ जाएगा। उसको लैक्टिन्स रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। समझ आ गई? अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास